स्वयं को भी संकट झेलता है और दूसरों के लिए भी संकट खड़ा कर देता है। तमाम वक्ताओं के लिए, श्रेष्ठ जनों के लिए सुधांशु कुमार ने संकट खड़ा कर दिया कि परिपाटी रही है आदरणीय अध्यक्ष, हम कैसे कहें इसे, हमने भाषा की, साहित्य की, लेखन की तमीज बदलाई है। मैं सत्तानुज हूँ, सत्य स्नेह का पात्र हूँ, लेकिन कुपात्रता का भार मुझी पर सौंप दिया। मैं सजग होकर सुन रहा था कि आज अध्यक्ष के लिए कौन सा विशेषण आता है। शायद किसी मेरे बंधु ने कहा, आदरणीय अध्यक्ष, मैं संकुचित हो रहा था, कहा कि व्यंग्य की धार सटीक वैश्विक है। अब अध्यक्ष है तो आदरणीय तो होगा ही, आदरणीय से कम क्या होगा। और अध्यक्ष को श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो सब पर अपनी कठोर दृष्टि जमाए हुए है, क्योंकि अंतिम भूमिका उसी है। बहरहाल मैं तमाम अपने गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों और अपने आदरणीय व्यक्तित्वों को प्रणाम अर्पित करते हुए संवाद कर रहा हूँ। बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर बादशाही की हठात याद आ जाती है, जब चौथी बार उनकी पिटाई करते किसी दल विशेष के लोगों ने। धोखे से जीवित बचे, जीवित बचने के बाद कादम्बरी में उनका एक आलेख आया था। शुरुआत की थी कि मेरे मुद्दइयों प्रसन्न मत होना, इस बार भी तुम्हारा इरादा फ्लॉप हो गया और मैंने भी मरने का इरादा टाल दिया। शायद मेरी उपस्थिति वहां ईश्वर को भी मंजूर नहीं, फिर मैं आ गया हूं तुम्हारी करतूतों की कले खोलने के लिए। चौथी बार हमला हुआ था। बोलती बंद करने की लाख कोशिश करे कोई तानाशाह, कोई अराजक शक्ति, अपसंस्कृति से भरा व्यक्तित्व, लेकिन व्यंग्यकार समय का सहजक और सत्य का पक्षधर होता है। वह कभी भी किसी का पक्षधर नहीं हो सकता, न व्यक्ति का, न विचार का, न व्यक्तित्व का, न ही किसी के आचरण का, न ही किसी राजनीतिक सत्तासीन पार्टी का वो पक्षधर हो सकता है। वह जब भी पक्षधर होगा समय का, सत्य का पक्षधर होगा और समय का सहचर होगा। जो समय का सहचर नहीं होगा, सत्य का पक्षधर नहीं होगा, वो चाहे तमाम दूसरी तीसरी विधाओं में अपनी अभिव्यक्ति दे दे, लेकिन वह सही अर्थ में लेखन का जोखिम उठाने वाला, समय का पहलुआ करने वाला, चिंतक और धारता, प्रखर चेतना का लेखक नहीं हो सकता है। एक बहुत छोटी सी बात है। कहीं हरिशंकर बादशाही ने लिखा कि इस भारत में तीन ही तरह के जन हैं, सज्जन, दुर्जन, कांग्रेस जन। देखिए साफ साफ बात करते थे उस जमाने में, जब प्रधानमंत्री उस बड़ी पार्टी की टूटी बोलती थी, उसके सिवा पूरे देश में कोई दूसरी किसी शक्ति ही नहीं थी। पत्रकारों ने पूछा, जरा खोलकर समझ तो रहे थे तमाम लोग, तमाम प्रबुद्ध लोग, आम लोग भी यह बात समझ रहे थे कि आखिर हरिशंकर बादशाही बताना क्या चाह रहे हैं। उससे पहले कांग्रेस वालों ने उनका स्वागत किया था, दैनिक स्वागत किया था, मानसिक स्वागत किया था, और लेखक का कौन दूसरा तीसरा स्वागत करता है। सज्जन का पत्रकारों ने पूछा, तो सज्जन का तो समझता हूँ कि अच्छा जन, दुर्जन का भी अर्थ समझ में आ जाती होगी कि खराब जन। कांग्रेस का समझ में ही नहीं आएगा कि सज्जन है कि दुर्जन है, बिल्कुल इसकी वैरायटी है। एक व्यंग्यकार की दृष्टि कहाँ जाती है, वो कितना सजीव होता है। कोई कभी अपने समय के साथ वो समय की विद्रोहताओं को समय से टकराते हुए जब वो लिखता है तो बड़ा कवि भी लिखता है। तनने वाले सीने को छेड़ा जाता, उठने वाला सर कटकर ऊपर आता, सच करने वाले मुंह सी देते हैं, आज कबूतर के अंडे सेते हैं। इस तरह की भाषा में कवि लिखता है। इसने बिहार समकालीन चेतना के अनेक कवियों ने व्यक्तिपूर्ण कविताएं लिखी, लेकिन जैसा कि आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय जी विश्वविद्यालय की किसी कविता का जिक्र कर रहे थे कि व्यंग्य आलेख को, व्यंग्य कविता को भी वो चरित्र अपना विज्ञापन मान लेता है, तो चरित्र कर रहा है कि हमारा लेखन कहीं कमजोर पड़ रहा है। ऐसी क्या लेखन की कमजोरी हो जाएगी कि हमारे लिखे हुए को अपना विज्ञापन मान ले, तो सीधे सीधे प्राप्त करने की क्षमता हम धारदार अपने कहन को, अपने लेखन को, अपने अंदाज को पूरी ईमानदारी के साथ और तीव्र धार देंगे। ठीक है, उनको बंदेदार की सारा लोहा उनका अपनी केवल धार। हमारे पास एक लेखक के पास सबसे बड़ी पूंजी उसकी धार होती है, और धार
सो जाए तो इतिहास जगत का सो जाएगा। कोई भी लेखक, कोई भी रचनाकार, समय का सजग चिंतक अगर सो जाए तो समय सो जाता है, इतिहास चक्रभूत हो जाता है। लेखक का दायित्व, उसका कार्य बड़ा ही गंभीर होता है। सुधांशु कुमार छंदबद्ध कविताओं में भी सामाजिक विसंगतियों, विद्रुपताओं, समय के दबाव और समय के ताप को व्यक्ति देते रहे हैं। दृश्यों के वर्णन भी करते रहे हैं, मगर गाहे बगाहे हास्य और व्यंग्य भी उनकी कविताओं में देखने का सुअवसर बार बार कवि सम्मेलनों के माध्यम से या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम लोगों को उपलब्ध होता रहा है। लेकिन अचानक एक व्यंग्य लेखक के रूप में, मुकम्मल लेखक के रूप में इस तरह वह हिंदी व्यंग्य लेखन के क्षेत्र में अपनी प्रस्तुति, अपना हस्तक्षेप, अपनी दखल जमाएगा, यह कटाक्ष विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन ढाक के 3 पाठ जैसे सशक्त व्यंग्य कृति को देखकर इसके अपार संभावनाओं के प्रति पूरी आश्वस्ति लगती है और पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बिहार जो ये खाली सा हो रहा है व्यंग्य लेखन के क्षेत्र में, आने वाले समय में हरिशंकर पारसाई, रविंद्रनाथ त्यागी, के.पी. सक्सेना जैसे महत्वपूर्ण व्यंग्य लेखकों की श्रृंखला में लगातार अपने को मांझते हुए हमारे बीच का लेखक, हमारे शहर का लेखक, हमारा अनुज सुधांशु कुमार भी निश्चित रूप से खड़ा होगा। मैं पूरी यकीन और दावे के साथ आप इसके व्यंग्य लेखन से गुजरे, छोटा छोटा लेख, पहले तमाम शीर्षकों को देखते, शीर्षक पढ़ते ही आपके भीतर कुछ हलचल, कुछ तेवर, कुछ तल्खी और वो परिदृश्य पूरा का पूरा खड़ा हो जाएगा। आपके भीतर एक बुद्धिमत्ता और सजगता दोनों खड़ी हो जाएगी। शीर्षक में व्यंग्य, तो शीर्षक से लेकर अपने कहानी तक में एक छोटा छोटा वाक्य और उन वाक्यों के बीच में से जो तेवर, जो अंदाज पैदा करता है, अभी तक हम ऐसे कहने के लेखक का, इस उदीयमान लेखक का अनुभव संसार बड़ा है। उसने विश्वविद्यालय के क्षेत्र को देखा है, बढ़ते हुए ग्रामीणों में अपने व्यक्तित्व को रचा बसाया है, देखा है, कुछ मित्रों से संवाद किया है, लेखकों के बीच उठा बैठक की है, लिखने का शऊर अभी प्राप्त कर रहा है। हम उससे अभी इसी छोटी उम्र में लेखन की उठान में कैसे यह विश्वास पालें, कैसे उससे यह उम्मीद करने लगे कि आज ही वह शुरू हुआ और आज ही वह शिखर पर दिख जाए। वह क्रमशः एक एक पांव अंदर की तरफ जमाता हुआ एक दिन शिखर पर खड़ा दिखेगा, पूरा विश्वास। तमाम अपने परिवेश, अपने समय और अब तक के घटित अपने साथ या अनुभव के आधार पर आए दृश्यों को, चरित्रों को, व्यक्तित्वों को, परिदृश्यों को उसने जिस सहजता, सादगी, प्रखरता और उसमें कई जगह हास्य है। व्यंग्य लेखन में न चाहते हुए, नाक रोकने के बावजूद व्यंग्य के अंतराल में, व्यंग्य के परिप्रेक्ष्य में, व्यंग्य के अंतःपुर में हास्य का फुट सहज ही आ ही जाता है। ढाक के 3 पाठ के मैं इस सशक्त लेखक, इस प्रखर लेखक और अपने बीच के लेखक का मैं सतत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सेनानी करो प्रयाण नभे भावी, इतिहास तुम्हारा है, ये महत्तम आपके घुसते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है, सारा आकाश तुम्हारा है। खाली होता हुआ क्षेत्र जब इस समय पर बहुत महत्वपूर्ण कृतियां दी हैं, लेकिन एक खाली होता हुआ क्षेत्र मुजफ्फरपुर में आज इतने दुख के लेखक हैं आदरणीय डॉक्टर शिवदास पांडे जी ने कविता के माध्यम से भी, लेख के माध्यम से भी, डॉक्टर महेंद्र मधुकर जी ने मांगो सबसे पहले और समय समय पर छिटपुट आलेखों के माध्यम से भी व्यंग्य लेखन का एक विराट परिचय दिया है। लेकिन इन्हीं को देखते, सीखते, जानते, समझते हुए कोई नया लेखक खड़ा होता है
तो निश्चित रूप से वह स्वागत योग्य है, अभिनंदन योग्य है। मैं फिर सुधांशु कुमार का अभिनंदन करता हूँ और इस महत्वपूर्ण कृति के लोकार्पण और मुख्य अतिथि तथा उसे स्नेह, आशीर्वाद और उत्साह देने के लिए उपस्थित तमाम वरिष्ठ लेखकों का भी मैं पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी आस्था के साथ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वे उंगली अपनी उभरती हुई पीढ़ी की न थामेंगे तो फिर उनका पथ प्रदर्शक कौन बनेगा? आपको देखते, समझते, जानते, महसूसते हुए वह अपने भीतर के रचनाकार को निरंतर आकाश से यह शुभकामना तमाम लोगों की होनी चाहिए। और आप शुभकामना देने के लिए गांव से भी जो उसके शुभचिंतक आए हैं, जो उसके मित्र उपस्थित हैं, तमाम लोगों का स्नेह, तमाम लोगों का संबल, तमाम लोगों की शुभकामनाएं इस लेखक के साथ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बात है, मन की आरा नहीं है, मजहब नहीं है, किनारा नहीं है, जमीन आसमान दोनों यहाँ से सुने कौन नगमा इनारा नहीं है। जब कविता में व्यंग की धार आ जाती है तो नारों के रूप में भी गूंजती है और सामाजिक विसंगतियों पर प्रभाव करती है और अध्यक्षीय भाषण के साथ साथ इस सत्र से हम दूसरे सत्र में प्रवेश करते हैं। जहाँ व्यंग की किताब का लोकार्पण हुआ है, मैं व्यंग हास्य व्यंग के चर्चित कवि चंदन राकेश जी को भी इस कवि सम्मेलन की शुरुआत के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। वे आए और अपनी कविताओं से इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करें। बिना मैं किसी लैला मजनू की आंखों पर बैठ रहा है, अपमान के जहर में मेरा सारा शरीर बैठ मैं ठीक नहीं चिल्लाती दया के ठीक मांगती हूँ। जी हाँ, मैं भारत मैं आग्रह करूँगा और मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। मैं लालू जी के दरबार में गया था होली के दिन, मैंने देखा लोग उदास बैठे थे, जिसके जाम खुले हुए थे, सब कुछ ठीक ठाक था, लोग पी रहे थे। लालू जी से नमस्ते हुई, बोले कैसे है? मैंने कहा कि 4 लाइन की कविता सुनाने आया है। बोला मेरा मूड खराब नहीं सुनूंगा। मैंने कहा हुजूर मैं मुजफ्फरपुर से चल के आप पी गए आप? उन्होंने कहा मेरा मूड खराब नहीं सुनूंगा। मैंने कहा फिर सिर्फ 4 लाइन बाकी नहीं सुनाऊंगा। कैंसिल करो। मेरी पहली लाइन थी कि चांद सा चेहरा उदास लगता है। लालू जी ने बहुत उदास देखा। मैंने कहा चांद सा चेहरा उदास लगता है। लालू जी ने कहा बैठ जाओ, बाकी के लाइन में पूरी करूंगा। मैंने कहा पड़ेगा, मैंने कहा पूरा कर दीजिए। मैंने क्या बोले थे? मैंने कहा कि चांद सा चेहरा उदास लगता है। लालू जी ने पूरा किया उसको कि चांद सा चेहरा उदास लगता है, शुद्ध घी का मालपुआ घास लगता है। और जिस तरह से एक नए मार्ग में गर्दन में हाथ देके निकाला गया है, मुझे विस्की के जाल में सरसों तेल का झांस लगता है। और बनते जाएंगे इस दरपेश, हर पन्नों में अंकित होगा प्रकृति के अनमोल छटाओं का भी हमम सौंदर्य, सबको व चित्रों के माध्यम से, जिसे पढ़ेंगे कल के बच्चे, याद करेंगे पाठ के रूप में। लगते थे बड़े पेड़ों में फल, छोटे में फूल, नहीं छोटे में फूल, बड़े में फल। नदियां बहती थी
कोई लश्कर है कि बढ़ते हुए गम आते हैं, शाम के साए बड़े तेज कदम आते हैं। खूबसूरत सा कोई हादसा आंखों में लिए, खूबसूरत सा कोई हादसा आंखों में लिए, घर की दहलीज पे डरते हुए हम आते हैं, घर की दहलीज पे डरते हुए। पानी पर अंगारे पलते, पानी पर अंगारे पलते, बरस उबलते रहते हैं। हम शायद भी दो लफ्जों में आग उगलते रहते हैं। पानी पर अंगारे पलते, बरस उबलते रहते हैं। हम शायद भी दो लफ्जों में आग उगलते रहते हैं। दबे पांव चलने की आदत आज ही डालें आप जनाब। दबे पांव चलने की आदत आज ही डालें आप जनाब। सुबह शाम दिन रात शहर में खौफ टहलते, सुबह शाम दिन रात शहर में खौफ टहलते रहते हैं। ऐसे मत बारूद बिछाएं सड़क गली चौराहों पर, ऐसे मत बारूद बिछाएं सड़क गली चौराहों पर। घर से बाहर हंसते बच्चे, घर से बाहर हंसते बच्चे रोज निकलते रहते हैं। हम शायद भी दो लफ्जों में आग उगलते रहते हैं। कि किसको देखें किसकी सोचें, किससे बात करें पंकज। किसको देखें किसकी सोचें, किससे बात करें पंकज। लोग बेरहम इस दुनिया में रूप बदलते रहते हैं। किसको देखें किसकी सोचें, किससे बात करें पंकज। लोग बेरहम इस दुनिया में रूप बदलते रहते हैं। हम शायद दो लफ्जों में आग उगलते रहते हैं। कविता का शीर्षक है माँ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे कहते या महसूस करते शरीर में आसमानी शांति का अनुभव होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे कहते या महसूस करते शरीर में आसमानी शांति का अनुभव होता है। आसपास उन शब्दों के होने के विश्वास से मन निश्चिंतता से होता है। आसपास उन शब्दों के होने के विश्वास से मन निश्चिंतता से भर उठता है। उपस्थिति मात्र से मानो संपूर्ण शरीर में एक शक्ति का संचार होता है। चारों तरफ सुकून भरी सभे चादर से फैल जाती है। कलकल करती उन्मुक्त बहती नदियों को धारा जैसे अपने गोद में समेट उसकी धाराओं को गुलाबी संभालती तराशती हुई और पूरी भूमि पर अपने सहारे छोड़ देती है। कलकल करती उन्मुक्त बहती नदियों को धारा जैसे अपनी गोद में समेट उसकी धाराओं को गुलाबी संभालती तराशती हुई और पूरी भूमि पर अपने सहारे
महीनों से के बावजूद अपने गले के लिए वर्षों पुराने पेड़ों और पौधों के पौधों को संभालते हुए घबराती नहीं, गिराती नहीं, सेकती रहती है, उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। कुछ समय के खबरों को सहते हुए अधर के बाद हरियाली का संदेश देती है, अपनी छत्र छाया में फिर से बढ़ने और खिलने की प्रेरणा देती है, अंदर से शक्ति का संचार करती है, अपने आशीष की मौन उधार करती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो खुद में संपूर्ण होती है, अलौकिक होती है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो खुद में संपूर्ण होती है, अलौकिक होती है, अद्भुत होती है। आज मैं उनके अंतिम पड़ाव पे हूँ, वर्षों अकेले जिंदगी जीने के बाद और आज सबके पास होने के बावजूद मैं शिद्दत से तुम्हारे हाथों की गर्मी को महसूस करता हूँ। आज मैं उनके अंतिम पड़ाव पे हूँ, वर्षों अकेले जिंदगी जीने के बाद और आज सबके पास होने के बावजूद मैं शिद्दत से तुम्हारे हाथों की गर्मी को महसूस करता हूँ। पंचायत का बिगड़ा चाल है तो, आंगन में दीवार है तो, नदी का पानी लाल है तो, उजड़ा हुआ मकान है तो, बेटे से बाप हलकान है तो, क्या हम गांव छोड़ देंगे? पुरखों का ठाव छोड़ देंगे? पीपल की छांव छोड़ देंगे? क्या हुआ आज गांव में? कागज पर स्कीम है तो, देह बनाती टीम है तो, हवा में उड़ता भीम है तो, 100 नीम हकीम है तो, गिरवी राम रहीम है तो, क्या हम गांव छोड़ देंगे? पुरखों का ठाव छोड़ देंगे? पीपल की छांव छोड़ देंगे? क्या हुआ आज गांव में? जला हुआ खलिहान है तो, मुखिया का बड़ा दलान है तो, मुस्कुराता हुआ शैतान है तो, घिघियाता हुआ इंसान है तो, बोझा हुआ मेहमान है तो, कहीं नहीं ईमान है तो, क्या हम गांव छोड़ देंगे? पुरखों का ठाव छोड़ देंगे? पीपल की छांव छोड़ देंगे? क्या हुआ है आज गांव में? कुएं में भंग है तो, झूठी शाम उमंग है तो, पुलिस चोर के संग है तो, 9 भाइयों का 9 रंग है तो, पुरानों का रंग बदरंग है तो, क्या हम गांव छोड़ देंगे? पुरखों का ठाव छोड़ देंगे? पीपल की छांव छोड़ देंगे? क्या हुआ है आज गांव में? नए नए हथियार है तो, लहू लहू त्योहार है तो, झूठ की जय जयकार है तो, सच पर प्रति मार है तो, गंदगी का पहाड़ है तो, भाई भाई में तकरार है तो, क्या हम गांव छोड़ देंगे? पुरखों का ठाव छोड़ देंगे? पीपल की छांव छोड़ देंगे? क्या हुआ है आज गांव में? नदी का कटाव है तो, गरीबी का फैलाव है तो, रोशनी का अभाव है तो, चोट खाव है तो, उधार में डूबा साव है तो, क्या हम गांव छोड़ देंगे? पुरखों का ठाव छोड़ देंगे? पीपल की छांव छोड़ देंगे? क्या हुआ है आज गांव में? मुट्ठी में कानून है तो, किच किच दोनों जून है तो, सिर पर चढ़ा जमून है तो, दिन दहाड़े खून है तो, गंजे को नाखून है तो, पंडित का सैलून है तो, उजबक अफलातून है तो, क्या हम गांव छोड़ देंगे? पुरखों का ठाव छोड़ देंगे? पीपल की छांव छोड़ देंगे? क्या हुआ है आज गांव में? हाथ में जात है तो, नपुंसकों की जमात है तो, बेकारों की बारात है तो, बकझक दिन रात है तो, पोखर में नवजात है तो, बनी ठनी मुस्मात है तो, बड़ा पेट पर लात है तो, वही घाट के 3 पात है तो, क्या हम गांव छोड़ देंगे? पुरखों का ठाव छोड़ देंगे? पीपल की छांव छोड़ देंगे? नहीं नहीं नहीं।
तैयार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें चाहा ही नहीं कि हालात बदल सकते थे, ऐसा आमंत्रित। वह कहता है मैं जो कहता हूँ वह सुनो, मैं कहता हूँ मैं जो कहता हूँ वह सुनो। बस इसी बात की लड़ाई है, वरना वह तो सहोदर भाई है। वह बड़ा है, मैं छोटा हूँ, वह पढ़ा है, मैं अनपढ़ हूँ। वह शहरों का काबिल है, मैं देहातों का जाहिल हूँ। दोनों में देखिए गीत का स्वर सुन रहे नाश्ता नहीं आगे दो कैसा के बता नहीं छोड़ शीर्षक है 4 दिन की जिंदगी लोक भाषा की ओर चलती आप उधर जो बाहर है जे उसको जुड़ाई देती सबसे निर्मल भैया सबसे Thank you.
कृष्ण देश आज तू जोड़ मिलके साथ निभाव कृष्ण देश आज सब जोड़ी मिलके साथ निभाई चला चली के बेलाई चला चली के बेलाई दिन से गली लगाई जिंदगिया चार दिन के हो सबसे नेह लगाई हो भैया सबसे नेह लगाई हो भैया बीती जाए उमरिया जिंदगिया चार दिन के हो जिंदगिया चार दिन के हो जिंदगिया चार दिन के हो चार दिन की जिंदगी में मेरी तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ खिलौना देकर बहलाया गया हूँ इस ऊंचे इधर जलवे से आगा इधर से उतर को आया गया हूँ मैं आमंत्रित करता हूँ युवा पीढ़ी के रचनाकार अभिजीत को जो अपने ओजस्वी स्वर में काव्यवाद करते हैं मैं चाहूंगा कि इस युवा कवि के स्वागत में आप तालियां बजाएं ताकि इसका उत्साह वर्धक हो कवि अभिजीत सबसे पहले इस लोकार्पण चर्चा का मैं दो लाइन से कहना चाहूंगा आज बनी है कौतूहल आज बनी है कौतूहल हर गली में मेरी साथी वाला आज बना है कौतूहल हर गली में मेरा पीने वाला मत मदिरा मदिराले की चर्चा चारों ओर हुई है घूंघट से जब निकल गया नहीं नजरें मजा अब मैं आपको बता सामने रखने जा रहा हूँ विसर्जन बंद यहाँ आने वाला हर कोई मुझे बांध जाए ताकि मैं पूरी कर सकूं उनकी मनोकामना लगा जाता है गांठ कसकर इस आस में कि मैं पूरी करूंगा उनकी इच्छा लाल हरे पीले न जाने कितने रंगों की पट्टियों और धागों मुझे जकड़े रखा है इच्छा पूर्ति की खातिर मुझे पकड़े रखा है पूरी हो जाने पर काम न वे हो जाएंगे बंधन और कहेंगे जाओ तुम्हें हमने मुक्त किया परंतु उनके पीछे पड़ा दूसरा पुनः मुझे मान जाता है और मैं सोचता रह जाता हूँ कि बंधनों से मुक्त होने के लिए मैं किसे बांधूं मैं किसे क्या बोतल बता रही है मुझे नशेरो जवानी में जो पीते थोड़ा थोड़ा ले जाती हूँ नारायण जो पीते बोतल के बोतल जो पीते बोतल के बोतल सब कुछ गिरा जाते हो प्यारे नहीं रह जाते हो माँ के दुआरे नहीं रह जाते हो माँ के दुआरे नन्हे मुन्ने भी कहा करेंगे नन्हे मुन्ने भी कहा करेंगे मम्मी मम्मी पापा को कुछ हो गया है देखो ना वहाँ कैसे कैसे सो गए हैं अपने में लोग हो गए अपनी रात किस अपनी रात किस कहेगी जाओ करूँगी अब कैसे करूँगी प्रेम के चंदन संसद सचिवालय में क्या यही बातें किए थे जरा आगे बहनाम कहे जा हो मेरे भाई अब किसे बांधूंगी रक्षा के बहनाम कहे कि जा हो मेरे भैया किसे बांधूंगी रक्षा के बंधन सुरक्षा मंत्रालय में क्या यही पढ़े लिखे विद्यालय पिताजी गुस्से में कहेंगे जा हो भाग क्या इसीलिए तेरी माँ
मेरी मन में मसाला, मंदिर मस्जिद मसाला, ये कवि जब एक शास्त्रीय अंदाज में अपनी कविता सुनाते हैं तो हम सभी मगन हो जाते हैं। मैं उनकी साधना पूरी करता हूँ अपनी गीत के साथ। जो प्राण प्रदाय
बहुत धन्यवाद। और मैं इस कार्यक्रम इस कवि गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति का और सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त न हो, और इसीलिए मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि आप आगे आ जाएं, और अध्यक्ष महोदय से मेरी विनती है कि वे आकर मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। और नैन में प्राण में तुम हो, गगन में गान में तुम हो, न इतना भी रहा अंतर कि मैं हूँ या तुम ही तुम हो। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कवि श्रेष्ठ राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को। हेलो। सबसे बड़ी कटौती जो तुमसे संचालित नहीं, सबसे बड़ी चुनौती जो तुमसे प्रायोजित नहीं। कच्ची उम्र के वयस्क चित्रकार के उगते, कच्ची उम्र के वयस्क चित्रकार के उगते, होंठ तक धमनी धड़कन के सुरताल घुमते, होंठ कान तक धमनी धड़कन के सुरताल घुमते। चालू बंद उन्हें कर पाए वही मोट कहाँ है, चालू बंद उन्हें कर पाए वही मोट कहाँ है। चढ़ती चढ़ती मनोती जो तुमसे परिधि चल दूर न दे, बाजार भाव से ज्यादा दिल से चल पर ही बन जाए जो वह सच्चा प्यारा। दिल से चल पर ही बन जाए जो वह सच्चा प्यारा। धर्मोत्सव में हम क्या करता कौन संगठन बोले, धर्मोत्सव में हम क्या करता कौन संगठन बोले। वो सबसे खुली कटौती, सबसे खुली कटौती जो तुमसे प्रस्तावित नहीं, सबसे खुली कटौती जो तुमसे प्रस्तावित नहीं। चलती खूब मनौती जो तुमसे परिभाषित नहीं, सबसे बड़ी कटौती जो तुमसे संचालित नहीं। सबसे बड़ी चुनौती, सबसे
हेलो। और अब हम आपके खामोशी को समझ सकते हैं, आपकी खामोशी के अर्थ को समझ सकते हैं कि आप इनकी कविताओं को सुनते हुए खुद में सहज रहे थे, लेकिन फिर से हम चाहते हैं कि इनके सम्मान में आप सब एक अच्छी ताली बजाएं, क्योंकि अस्वस्थ होने के बावजूद और हम सारा आमंत्रित करते हैं ओजस्वी कवि रचना और उनके उज्ज्वल में साहित्यिक जीवन की कामना करते हुए उनके लिए दो कविता कहना चाहूंगी। इस पद का आते नहीं हो शांत भवन में रहने का, इस पद का आते नहीं हो शांत भवन में रहने का, किंतु चले जाना उस हद तक जिसके आगे राह नहीं। मैं एक छोटी सी स्त्री मंच का वर्णन उठा सकती है न पत्नी पति पर, उनके पास स्वीकार है या वफादारी। इस वफादारी का एक नमूना प्रस्तुत है मेरी कविता में, आप देखें। शीर्षक है क्रूर देवता, शीर्षक है क्रूर देवता। अपने तन को समीधा बनाकर तुम्हारे हवन कुंड में छोड़ देना चाहता, अपने तन को समीधा बनाकर तुम्हारे हवन कुंड में छोड़ देना चाहता, अपने तेज को राख बनाकर तुम्हारे अगम समुद्र में फेंक देना चाहता, अपने तेज को तेरा अपने पोशाक का थोड़ा ही कर्म करना, तेरा अपने पोशाक का थोड़ा ही कर्म करना। 15 वर्ष किशोर उम्र जिस धनुष पर तूने प्रत्यंचा चढ़ाई, 15 वर्ष किशोर उम्र जिस धनुष पर तूने प्रत्यंचा चढ़ाई, 5 वर्ष की बाली उम्र में उस धनुष को बाएं अगर तुम अवध विराम हो तो मैं मिथिला अपने मन थोड़ा ही अमल करना, हेरा अपने मन पर थोड़ा ही अमल करना। पुष्प वाटिका एक नारी के पाए कंकण और कमर की
अध्यक्ष की भूमिका, कवित्री को आप लोगों ने समर्थन बधाई दे दी होगी। मैं हैसियत अध्यक्ष की भूमिका राम की ही भूमिका होती है।